सभी को नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश आर्टिकल। जहाँ तक चीज़ों को हमने छोड़ा था उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। और मैंने बात किया था कि पहले हिस्से में जो यानी कि आर्टिकल का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने बताया था आर्टिकल का बेसिक क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है, नाउन के पहले, फिर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले, अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले, और ये भी बताया था कि कहाँ पर नहीं होता। फिर इसके बाद मैंने लिया कि आर्टिकल कितने तरह के होते हैं, तो आपको बताया दो प्रकार के, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम पढ़ चुके हैं, ए और एन। ए का यूज कहाँ पर होता है मैंने वो देखा, एन का यूज कहाँ पर होता है आप उसको अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन आर्टिकल ए एन लगाने का आता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब बात करते हैं दा की। दा के बारे में मैंने थोड़ा सा पिछली क्लास में समझने की कोशिश किया, तो उसमें था कि दा एक डेफिनेट आर्टिकल है। और डेफिनेट आर्टिकल जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ब्रेव या वेरी ऑनेस्ट। वन डे he met an old man and the old man was, ठीक है, वेरी पुअर। कुछ इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल्स के साथ समझा कि जो बात कोई भी नाउन जो रिपीट हो रहा हो, जिसके बारे में मुझे पहले से जानकारी हो, मेरे लिए वो स्पेसिफिक यानी कि दा लगाने से उसको स्पेसिफिक बनाया जाता है कि जिस चीज़ की आप मतलब जिस नाउन की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है। जैसे द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि किसी को आप इशारा करके बोलते हो कि जो व्यक्ति उस पेड़ के नीचे खड़ा है या जो व्यक्ति वाइट शर्ट में है वो मेरा भाई है। द मैन यानी कि आप स्पेसिफिक कर रहे हो कि उस भीड़ में से वो लड़का जो वाइट शर्ट पहना है वो मेरा भाई है। बात क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई, उसके बारे में आपको जानकारी है। जैसे मैं कहा प्लीज रिटर्न मी द बुक दैट आई गेव यू एस्टरडे, यानी कि मैं उस पुस्तक की बात कर रहा हूँ, उस किताब की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको कल दिया था। जैसे ही मैंने बोला प्लीज गिव मी द बुक, आपके भी दिमाग में ये बात आएगी कि दा लगा है यानी कि स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा है, कोई भी बुक निकाल कर आप नहीं दे सकते। आपके दिमाग में ये बात होगी कि कौन सी बुक की बात की जा रही है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि दा का और कहाँ कहाँ यूज होता है। लिखिए दा इज यूज, आर्टिकल दा is used with the name of sea or ocean. Article da is used with the name of sea or ocean. आप लिख सकते हैं कोई भी समुद्र, कोई भी सी या कोई भी ओशियन का नाम, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन या द रेड सी। ठीक है, द पैसिफिक ओशियन या द रेड सी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, या द इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि दा का यूज हम किसी भी, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा है या किसी भी कंपटीशन को हम लोग टारगेट करते हैं तो हम बस इतना सा पढ़ लेते हैं कि दा किसी भी फेमस मोनूमेंट्स, कोई भी फेमस चीज़ है, जैसे कोई फेमस नदी, पहाड़, कोई भी फेमस है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या अरावली फेमस नहीं है? क्या माउंट एवरेस्ट फेमस नहीं है? क्या कंचनजंगा फेमस नहीं है? तो आपके दिमाग में ये बात आएगा या ये बात आएगी कि हम इनके साथ दा लगा दें, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है। द माउंट एवरेस्ट कहना गलत है, द अरावली नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, उसकी वजह क्या है, उसी को समझना है। और कंपटीशन आपसे बस इस बात पे नहीं सवाल करेगा कि आगरा के पहले आपको आर्टिकल दा पूछेगा। इधर अगर करवाना होगा तो जो एक्सेप्शन है, जहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके सामने अभी
जो नज़रों के सामने जो पर्दा है उसको थोड़ा सा हटाकर और एक मेरे नज़रिए से देखें तो आपके सामने डिप्रेशन होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस लॉकडाउन में एक अवसर है कि आप जो भी स्टूडेंट्स बाहर रह के तैयारी कर रहे थे, बहुत उनके पास स्टडी मटेरियल था, मतलब एक रेगुलर प्रैक्टिस चल रही थी, कहीं ना कहीं उन सभी की तैयारी प्रभावित हो रही है। और इस समय जो अपने आप पर जितना पहले पढ़ता था उतना समय आज दे रहा है, तो आप समझ लो कि आने वाला दिन सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा, क्योंकि आपके सामने कैलेंडर, आप बात करते हैं कि कोई एग्ज़ाम नहीं है। मैं ये बात तब कर रहा हूँ जब जिस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ वो सब के सब मैंने निकाले। अभी रिसेंटली एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया 2019 का, उसको भी क्वालिफाई किया है, 2018 का उसको भी क्वालिफाई किया है, सीपीओ उसको भी क्वालिफाई किया है, आपके एमपीएसआई 2017 उसको भी क्वालिफाई किया है, जेल डिपार्टमेंट। तो ये कहने का मतलब ये है कि मेरी नज़र में, मैं 2 मिनट टाइम लूँगा फिर आता हूँ टॉपिक के, मेरी नज़र पे हर एक कंपटीशन, जितना भी वनडे कंपटीशन है, मैं उस लेवल पर लेके चलता हूँ कि आपका एसएससी सीजीएल चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपका एसएससी सीजीएल लेवल तक जिस टॉपिक पे मैं आपको पढ़ा दूँ उस पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप क्यों नहीं उस एग्ज़ाम के बारे में सोचते? और आपके पेरेंट्स, आप अपने आप से सवाल करो। मैं नहीं कहता कि मैं आपको किसी एग्ज़ाम से भटका रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस है। मैं बार बार पेपर देकर और स्टूडेंट्स के साथ रिजल्ट शेयर करने का सिर्फ इतना सा मकसद रहता है कि आपको, अगर आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है तो वो आपका बना रहे कि हाँ, आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हैं उसके पास जो कंटेंट है वो खुद अपने ऊपर अप्लाई करके ये शो कर रहा है कि हाँ, मेरे पास जो नोट्स है, जो कंटेंट है वो आपके लिए भी काम आएगा अगर उससे मेरा भला हो रहा है। आप क्यों नहीं सोचते? आपका जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी फर्स्ट प्रियोरिटी है कि आपका बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो। पद उनके दिमाग में नहीं होता, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी एजुकेशन इस लेवल पे नहीं होती। उनको ये लगता है कि किसी तरह जिन परेशानियों को मैं झेल रहा हूँ तो मेरा बेटा किसी पोस्ट पे लग जाए और मुझे ये सारी दिक्कत। और छात्रों को अभी क्या है, कोई एग्ज़ाम नहीं दिख रहा। सीजीएल का एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है, कैलेंडर चाहिए। सीजीएल एग्ज़ाम कैलेंडर आपका सितंबर में है, सीपीयू का अक्टूबर में है, और भी जो आपके एग्ज़ाम, आपका जेल डिपार्टमेंट एमपी का जो एग्ज़ाम है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसकी डेट है। कांस्टेबल की भी सीट आपके सामने है। इसके बाद आप बोल रहे हैं कि आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है। सीजीएल और सीपीओ को लेकर आपके अंदर जो दहशत भरी हुई है कि इसका हम हमारे लायक नहीं है, क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो ये नहीं कि आप इसमें जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एमपीएसआई में 2 स्टार और सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में 3 स्टार। आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एक जो एओ की पोस्ट होती है अकाउंट ऑफिसर की, वो एक गजेटेड ऑफिसर होता है, आईएएस यूपीएससी रैंक का ऑफिसर। आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। फिर वो बात अलग है कि हम अपने आप को समझाते हैं कि भैया इंडिया लेवल का कंपटीशन तू नहीं झेल पाएगा, तू कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम दे और यहीं पे लगा रहे। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने आप को पहचानो, आपके पेरेंट्स की नीड को पहचानो। उनको ये है कि कहीं ना कहीं बेटा सिलेक्शन ले, तो आप मेहनत करो और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसके टॉप पर जाके रख दो ना अपना नॉलेज, अपना जो कंटेंट है तैयार करने का, उसको टॉप तक ले जाओ। आपको किसी कंपटीशन के लिए, वनडे कंपटीशन के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीजीएल और सीपीओ का आप इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि आपको कंपटीशन से डर लग रहा है, आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि वैकेंसी ना होना डिप्रेशन का कारण नहीं है। आपके सामने वैकेंसी है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। मैं समझूंगा कि ये कायरता है। बिहार एक ऐसा स्टेट, मैं ये नहीं कहता कि वैकेंसी आपके लिए जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं वो आएगी, एक टाइम होगा, सब कुछ सही होगा, बट मेहनत ना करना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि आपके सामने एक्सक्यूज जो दे रहे हैं कि मैं क्यों पढ़ूँ, एग्ज़ाम नहीं है, तब मैं बात कर रहा हूँ। बिहार स्टेट
का देख सकते हैं क्या लेवल है, कोई मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई वैकेंसी साल 2 साल 3 साल से, लेकिन वहाँ का स्टूडेंट एसएससी में 80% सिलेक्शन लेता है और बिहार में उसको जिस रैंक की जॉब मिलेगी उससे कई गुना बेहतर लाइफ जीता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेट की वैकेंसी अगर थोड़ा सा डिले हो रही हैं तो देश भी आपका है, राज्य की सेवा करना वर्दी के साथ अगर आपका मकसद ही है तो मैं समझूंगा कि देश की सेवा करने का अगर सपना है तो शायद वो किसी भी तरह का गुनाह नहीं है। तो पढ़ाई करो यार, अपने आँखों के सामने जो पर्दा है कि वैकेंसी नहीं है उसको आप थोड़ा सा मेरे नज़रिए से देखो और अपनी मेहनत जितना अच्छा आप करोगे, क्योंकि हर व्यक्ति का एक जो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल जिसको हम बोलते हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए आप इस पोस्ट में क्यों आना चाहते हैं, किसी भी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपटीशन में आप जाओगे, जब इंटरव्यू में आपसे सवाल होगा कि आप क्यों आना चाहते हो तो आप बनावटी जवाब देते हो। सबसे पहली राष्ट्र सेवा प्रायोरिटी होती है या टू सर्व अवर सेल्फ देन नेशन होता है। हर व्यक्ति का एक जो अपनी खुद की ज़रूरत होती है, इसलिए हम रात दिन जगते हैं और उसी ज़रूरतों को देखते हुए जब वो मुझे समझ में आता है तब फिर राष्ट्र के लिए मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। मतलब सबसे पहले मुझे रोटी चाहिए ताकि मैं जी सकूँ और इसके बाद मैं राष्ट्र की सेवा कर सकूँ। तो टू सर्व अवर सेल्फ देन नेशन, और जब टू सर्व अवर सेल्फ की बात आती है तो मुझे उस रैंक की जॉब करने का अवसर अगर केंद्र सरकार में मिल रहा है, केंद्र सरकार में नोटिफिकेशन है, वैकेंसी है, तो मेरे सामने एक टारगेट है कि मैं पढ़ता रहूं, मैं निराश ना हूं, मैं डिप्रेशन में ना जाऊं। मेरे सामने एक कंपटीशन है ऑल ओवर इंडिया, अगर ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन फाइट करके आपको एग्जाम निकाल के और सिलेक्शन लेते हो तो स्टेट लेवल कंपटीशन आपके सामने जीरो है। इस बात को समझिए और लग जाइए। अभी भी सीपीओ की डेट है 16 तारीख, आप फॉर्म फिल करिए और जो भी हेल्प मेरे से बनेगी मैं आपके साथ हूँ, चाहे वो सीजीएल का कोई टॉपिक हो, सब्जेक्ट हो, या सीपीओ का कोई सब्जेक्ट हो जहाँ पर मेरी हेल्प। और मैं आपको ये बिलीव से कह सकता हूँ, इस यकीन से कह सकता हूँ कि आप एक बार सीजीएल और सीपीओ के टॉपिक को कंप्लीट करके देखो तो सही। एसआई में आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ना पड़ेगा, पेज भी मत पलटना। आप इंग्लिश मैथ्स का पेपर देने चले जाना, एक क्वेश्चन नहीं ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। आप उस लेवल पे जाओ तो सही यार। कायरता को खत्म करो। ये मत सोचो कि इंडिया लेवल का कंपटीशन हम फेस नहीं कर सकते, हम उसके लिए नहीं बने हैं। ये भूल जाओ कि आप हिंदी मीडियम से हो और आपको इंग्लिश 200 नंबर मेंस में देना है, कोई लेना देना नहीं है उससे, गुमराह किया जाता है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। मेरी बातें अगर किसी को हर्ट भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सच्चाई है वो मैं बोलूँगा। एक शिक्षक का यही धर्म है, क्योंकि जो चीज़ जिस एग्ज़ाम को मैं टारगेट करके आपको बोल रहा हूँ कि इसको टारगेट करिए, तो मैंने कभी ना कभी उस एग्ज़ाम के बारे में सोचा होगा और एक ही बार तैयारी किया है, एक ही बार मैंने सारे कंटेंट को अच्छे से समझा है और फिर मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं सीपीओ एसआई में बैठ रहा हूँ कि एमपीएसआई में बैठ रहा हूँ कि सीजीएल में बैठ रहा हूँ कि एमपीजेएल डिपार्टमेंट में बैठ रहा हूँ। आप खुद से सवाल करिए और इसके बाद विचार करिए कि क्या मेरी बातें आपको एक सही दिशा दे रही हैं। जिनको गलत लग रहा है उनसे माफ़ी चाहूँगा कि अगर मेरी बात किसी तरह आपको हर्ट हुई हो। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं। और दूसरी बात, मैं जैसे कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि स्टूडेंट्स आपसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस अगर देखना है तो मैं कहता हूँ आप किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट्स का जो भी मेरे साथ पढ़ा हो उसका रैंडम नंबर ले लो, आप उससे कम्पीट तो करो। वो जिस शहर में होगा, मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूँ कि जहाँ खड़ा होगा, जिस कंपटीशन में आपके साथ बैठेगा वो अलग दिखेगा, ठीक है। बस ये इसका प्रूफ मौका आने पे मेरे स्टूडेंट दिखाएंगे, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। चलिए शुरुआत करते हैं। यूज द बिफोर द ग्रुप ऑफ आइसलैंड। अभी हमने क्या कहा, सी और ओशियंस के साथ, या आप लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट जो है, यूज द बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन। नेम ऑफ माउंटेन नहीं, सॉरी, चेन ऑफ माउंटेन, यही गलती हमसे होती है। यूज द बिफोर द चेन ऑफ माउंटेन।
यूज द बिफोर द चेन ऑफ माउंटेन द आल्प्स। जितने भी पर्वत श्रृंखला पर, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख लें कि द का यूज पर्वत पर नहीं, पर्वत श्रृंखलाओं पर किया जाता है, किसी चोटी पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसी माउंटेन की चोटी पर नहीं, ना ही किसी माउंटेन पर, चेन ऑफ माउंटेन यानी कि पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ विद द चेन बिफोर द चेन ऑफ माउंटेन, जैसे द आल्प्स, द हिमालय एक्सेट्रा। the Alps and the Himalaya etc. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द इज यूज बिफोर द ग्रुप ऑफ आइसलैंड नॉट अ सिंगल आइसलैंड। ध्यान रखिए मेरी बात, यही चीज़ें होती हैं कि आपको कंफ्यूज, आपने पढ़ तो लिया है माउंटेन्स के पहले लगाते हैं, लेकिन चेन ऑफ माउंटेन के पहले लगाते हैं, नॉट माउंटेन। द ग्रुप ऑफ आइसलैंड, नॉट ओनली आइसलैंड, द ग्रुप ऑफ आइसलैंड, यहाँ पर लिख सकते हैं द इज यूज्ड विद द ग्रुप ऑफ आइसलैंड। द इज यूज, नेक्स्ट पॉइंट है द इज यूज्ड विद द ग्रुप ऑफ आइसलैंड द अंडमान। हाँ, एक बात और है, अंडमान द पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ना दी अंडमान। द और दी THE यही स्पेलिंग होती है, लेकिन पढ़ते इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वॉवेल अगर है जिसके साथ आपको आर्टिकल दा लगाना है तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे दी, और अगर कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे द। तो यहाँ पर दी अंडमान। ठीक है, दी अंडमान, द ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। लिख लीजिए, द अंडमान, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। तो आपने देखा कि जो इम्पोर्टेंट बातें ये हैं निकल कर आई कि हमें क्या बोला जाता है, कोई भी फेमस चीज़ है, जैसे कोई बड़ी नदी हो गया, कोई बड़ा पहाड़ हो गया, कोई बड़ा समुद्र हो गया, कोई बड़ी आइसलैंड हो गई, तो उसके सामने हम दा लगाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है कि वी यूज द विद द चेन ऑफ माउंटेन और विद द एंड विद द ग्रुप ऑफ आइसलैंड, नॉट ओनली सिंगल आइसलैंड। अगर कोई आइसलैंड है उसके साथ द नहीं आएगा। उसके एग्जाम्पल्स जब बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे तब मैं बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे आपको कंफ्यूज किया जाता है। यूज द बिफोर डायरेक्शन, यूज द बिफोर डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। लिख लीजिए, यूज द बिफोर द डायरेक्शन। अगला लिखिए, यूज द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, डी साइलेंट होता है। यूज द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। Sunil is the best student of our class. The tallest boy या the tallest man lives near my home. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आपको लगाना है आर्टिकल। अब कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आप देख सकते हैं सुनील इज अ बेस्ट। कई बार आपसे इरर में सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट के सामने आपको आ लगा के दे देगा, आर्टिकल ए। आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या यहाँ पर अगर ए लगाकर कुछ इस तरह से इरर पूछी गई होती, ऐसे पूछ लेता है, तब आपको ध्यान रखना है सुनील इज आ पढ़ने में, फिर इसके बाद ये बेस्ट डिसाइड करेगा। आपको कैसे समझ में आएगा कि ये आ सही है या गलत, ये बेस्ट डिसाइड करेगा। अगर आपको ये पता हो कि ये बेस्ट
सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि कितनी बातें जरूरी हैं। अब आपको आर्टिकल पढ़ने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि ये इसकी डिग्री क्या है। अभी आऊँगा कंपैरेटिव डिग्री पर, कौन सा आर्टिकल लगाया जाता है। तो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं पर भी लिखी है, जैसे कि कई बार कुछ सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट आता है और कुछ के साथ उसका एसटी फॉर्म, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ केवल और केवल आर्टिकल आएगा द, जैसे कि द टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दो बातें ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपसे सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, सुनील इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास एंड द टॉलेस्ट मैन लिव्स नियर माई होम। बातें समझ में आई। फिर लिखिए डू नॉट यूज द बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। लिख देता हूं, डू नॉट यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बस इतना लिख के मैं थोड़ी सी बात छोड़ देता हूं और आगे ये कहना चाहूंगा कि द डू नॉट यूज बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के सामने द नहीं आता। इस बस इतना सा कहना सफिशिएंट नहीं है। फिर लिखिए इफ आफ्टर इट देन और टू इज रिटन। इफ आफ्टर इट देन और टू इज रिटन। जैसे कि ही इज बेटर देन आई या ही इज बेटर देन मी। गलती यहाँ पर होती है। ही इज बेटर देन आई क्या, मैं बस आई पे एम्फसाइज कर रहा हूँ। ही इज बेटर देन आई या ही इज बेटर देन मी। तो अब आपको यहाँ पर भी कंफ्यूजन होगा कि ये कौन सी नई बात है कि मी लिख दूँ या आई लिख दूँ। ठीक है, ही इज द सीनियर टू मी। अब देखिए गलती ये करवाएगा ही इज द बेटर देन आई, ही इज द सीनियर टू मी। ठीक है, गलती क्या है कि आपको आर्टिकल द लगाकर यहाँ पर द इंटरव्यूअर आस्क्ड टू मी दैट इफ आई न्यू दैट द कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, कुछ इस तरह से भी। लेकिन अभी आपको बस छोटे से दो एग्जाम्पल से समझना है कि ही इज द बेटर, ये द यहाँ पर लगाकर, या हो सकता है आपको पूछा जाए कि यहाँ पर आर्टिकल कौन सा आएगा ही। अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कोई रूल्स तो हो सकता है आप कुछ ना कुछ तुक्का जरूर लगाओगे, या तो ए लगा कर आओगे या तो दा लगा कर आओगे, खाली छोड़कर नहीं आओगे। अपने दिल से पूछना कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कोई आर्टिकल लगा दो तो आप दा लगा दोगे या तो आ लगा दोगे। बट आपको ध्यान रखना है कि ये डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विद द कंपैरेटिव डिग्री इफ आफ्टर इट देन और टू इज रिटन। यदि कंपैरेटिव डिग्री के पहले, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन और टू लिखा हो तो उसके साथ कभी भी, उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नॉट ओनली द, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद एक्सेप्शन है इस रूल, यानी कि इस कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन है। वो ये है कि यदि, बात यही है कि वी डू नॉट यूज द बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इफ आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू इज रिटन। इफ आफ्टर, इसी को मैं मिटाकर लिख देता हूं, आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू इज रिटन देन वी यूज आर्टिकल द ऑफ द
टू इज रिटन देन वी यूज द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, यदि आप देखें ऑफ द टू का मतलब क्या हो गया, मुझे एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा समय दीजिए, इसके बाद आप चीज़ों को लिखिए। ऑफ द टू का मतलब क्या है, दो में से एक का बेटर बताना या एक के बारे में तारीफ करना या एक के बारे में आपको स्पेसिफिक बताया जाए, यानी कि दो के बारे में किसी एक को कंपेयर किया जाए, यानी दो में से एक के बारे में बताया जाए। बोलिए बात स्पेसिफिक की हुई या नहीं। ठीक है, स्पेसिफिक जहां पर ऑफ द टू लिखा मिल जाए, ऑफ द टू, वहां पर आपको उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और जहां पर दो लोगों में तुलना की जाए वहां पर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकती। क्यों? कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ही होता है दो लोगों के बीच कंपैरिजन, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है मोर देन टू के बीच कंपैरिजन। तो जहां पर दो लोगों की कंपैरिजन की बात हो जाएगी वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होगी। बात समझ में आई? जहां पर ऑफ द टू लिखा हो, यानी कि आपको पता है कि दो लोगों के बीच ही तुलना की जा रही है, वहां पर आप यूज करेंगे आर्टिकल द विथ कंपैरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। ही इज द बेटर, he is the better of the two boys. He is the better of the two boys. Of the two writers, he is of the two writer, he is द बेटर। यानी कि दो राइटर्स के बीच कंपेयर किया जाता है, या राइटर नहीं बोल सकते, यहाँ पर कुछ और लिख लीजिए, क्योंकि राइटर को मैं सभी को बेटर मानता हूँ, हर एक की अपनी अपनी स्किल होती है किसी से कंपेयर। तो यहाँ पर कोई फाइटर लिख लीजिए, राइमिंग वर्ड है, और यहाँ पर बेटर की जगह आप स्ट्रॉन्गर लिख लीजिए। ठीक है, चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऑफ द टू फाइटर ही इज द स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, ऑफ द टू फाइटर, यहाँ पर मैंने राइटर लिखा है तब भी सही है, बात बेटर की हो रही है कि दो राइटर में से एक राइटर को आपने बेटर किया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने, ऑफ द टू सिटी दिल्ली एंड मुंबई, विच इज बेटर, यानी कि दो शहरों में कौन सा शहर बेटर है। तो वह यहाँ पर विच सिटी इज द बेटर होगा या इज बेटर होगा, विच सिटी इज द बेटर। ठीक है, विच सिटी इज द बेटर। तो ये आपके सामने मैंने सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में कहाँ पर आर्टिकल द आएगा, कहाँ पर नहीं आएगा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट आर्टिकल द का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।